हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोगों को कहीं ये तो नहीं लगता है कि सर ने कहाँ से कहाँ ये ऑनलाइन क्लास लगा के परेशानी हमारे लिए पैदा कर दी। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर मैं 20 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, 20 मिनट का लेक्चर बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटे काम करना पड़ता है। वीडियो बनाना, एडिट करना, उसके बाद उसे अपलोड करना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अध्ययन से दूर ना रहें, किसी न किसी प्रकार अपने अध्ययन के साथ जुड़े रहें। मैं अभी आपको जो चैप्टर पढ़ा दिया था उसी का रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आप लॉकडाउन के दिनों में जो भूल भी गए होंगे वो वापस आपको याद आ जाए। जैसे जैसे अपना ये रिवीजन ख़त्म होगा तो हम उस टॉपिक को भी लेंगे जिसे अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, और उन टॉपिकों के लिए मैं आपको नोट्स जो हैं वो PDF फाइल से भेज दिया करूँगा। तो आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। कल हमने पढ़ लिया था उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक सारणी बना ली। इसके लिए बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए, ठीक है। अब हमें उत्तल दर्पण बनाना है, तो ये हमने कोई उत्तल दर्पण बना लिया। क्लियर? ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्रुव। अब फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे क्यों गए? अवतल दर्पण में तो इधर रहते थे, इस साइड में, दर्पण के सामने रहते थे, परावर्तक पृष्ठ की ओर रहते थे। इसमें पॉलिश वाले पृष्ठ की ओर क्यों गए? तो इसका सीधा सा रीजन है कि ये जो गोली कोष, जो ये आपका गोली दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोली कोष से बना उसकी आकृति इसी प्रकार तो होगी। आप देख लो, इससे पूरा करेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, तो गोली के उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र होता, तो सेंटर ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया। और आप जानते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच कौन होता है, फोकस। तो उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों ही उत्तल दर्पण के पीछे होते हैं। क्लियर? तो इधर अब कौन सी स्थिति बची, केवल इधर बची आपकी अनंत। तो इसमें दो ही स्थितियों में हम बिंब रख सकते हैं, एक बार कहां पे, अनंत पे, और एक बार कहां पे, अनंत व P के मध्य, अर्थात दर्पण के सामने। क्लियर? तो कल अपन पढ़ चुके थे कि बिंब की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, F पर। उसी ट्रिक का यूज कर लेंगे। अब जब अनंत पे होगी तो कहां बनेगा, फोकस पे। जब हम कहां रखेंगे, अनंत व P के मध्य में। तो इस स्थिति को हमें देखना पड़ेगा कि जब हम अनंत और P के मध्य में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब हम बिंब को अनंत व P के मध्य अर्थात दर्पण के सामने रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे। पीछे का मतलब इस साइड में, और दर्पण के पीछे बनता है। और किसके मध्य बनता है सदैव, P व F के मध्य। हमेशा P और F के मध्य बनेगा। इसमें एक बात याद रखने वाली है, जैसे जैसे बिंब को आप ध्रुव के पास लाते जाएंगे, किसके पास लाते जाएंगे, ध्रुव के, वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। कैसा बनता जाएगा, बड़ा। लेकिन बनेगा कहां सदैव, P व F के मध्य। बड़ा तो बनता जाएगा लेकिन सदैव बिंब से कैसा होगा, छोटा होगा। तो अब हम इस बात को सारणी में नोट कर लेंगे। बिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत व P के मध्य, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं दर्पण के सामने। तो मैंने कहा क्या बताया, कहां बनेगा, P व F के मध्य।
P व F के मध्य। क्लियर। अब देखेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। F पर बनाएंगे तो बहुत छोटा और यहाँ पर छोटा। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। आभासी और कैसा बनाएगा, सीधा। आभासी सीधा। क्लियर। तो अनंत के लिए दो स्थितियां बनती हैं। जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर न हों। यानी कि प्रकाश किरणें परस्पर तो समांतर आ रही हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। और कहां से आ रही हों, अनंत से। तो हमने कल आपको प्रतिबिंब निर्माण के कोई 4 नियम बताए थे, उन्हीं में से किन्हीं 2 नियमों का हम यूज कर लेंगे। पहला नियम है कि हम किसी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र की ओर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, वक्रता केंद्र की ओर। जब वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो जब हम किसी प्रकाश किरण को किधर भेजेंगे, वक्रता केंद्र की ओर, ठीक है। तो जब किसी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे तो प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। क्लियर। दूसरी वाली प्रकाश किरण इसी के समांतर है, ध्यान रखना कैसी है, इसी के समांतर। तो इसी के समांतर है लेकिन वो किधर जा रही है, फोकस की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, फोकस की ओर, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण फोकस की ओर जाएगी तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर। अब एक प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इस दिशा में लौट गई, दूसरी वाली इस दिशा में लौट गई, क्या ये आगे बढ़ाने का मिलेंगे, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, मिलेंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस वाली किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते ले गए यहाँ, तो इस किरण को जब आप पीछे की ओर बढ़ा के ले गए यहाँ, तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्लियर। एक प्रकाश किरण को आप कहाँ पर आपतित कराएंगे, वक्रता केंद्र पर, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। दूसरा नियम कौन सा लगा देंगे, कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु की ओर गमन कर रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां पे काटती हैं, फोकस बिंदु पर, जहां पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ध्यान रखें, चूंकि यहाँ पे प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, ठीक है, प्रकाश किरणें तो इधर ही रह गई, इस साइड आई ही नहीं, लेकिन आपने इनको पीछे की ओर बढ़ाया। तो बढ़ाया, इसका मतलब आपको यहाँ पे प्रतिबिंब का क्या होगा, आभास होगा, वास्तव में यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं होगा। ये जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अब इसका आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर एवं मुख्य अक्ष के भी समांतर हों। क्लियर। प्रकाश किरणें कैसी हों, परस्पर समांतर और मुख्य अक्ष के भी समांतर हो। इधर आपका F हो जाएगा, इधर आपका C हो जाएगा। ये आपका उत्तल दर्पण है, इधर आपका अनंत हो जाएगा, ये आपका ध्रुव।
तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है, कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब इन पॉइंट्स से इनका क्या होगा? परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस। क्लियर? ऐसा लगेगा ये परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, क्या प्रतीत होगा? प्रकाश किरण कहां से आ रही है? फोकस से। इसी प्रकार ये वाली प्रकाश किरण भी कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस। तो आप देखें ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण आगे बढ़ाने पर कहीं भी काटेंगी नहीं, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहां पे काट रही है? फोकस बिंदु पे। तो फोकस बिंदु पर एक बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कैसा होता है? आभासी और सीधा। क्लियर? अब देखेंगे नंबर 2, जब बिंब दर्पण के सामने हो। कहां पे हो? दर्पण के सामने या अनंतवपी के मध्य। ठीक है, तो दर्पण के सामने हमने यहाँ रखा। ठीक है, पी और अनंत के मध्य भी कह सकते हैं, दर्पण के सामने भी। तो प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होगी। आपतित आपने ये बिंब है, बिंब से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा दी, तो परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होगी? बताओ भाई। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो उत्तल दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस। दूसरी वाली प्रकाश किरण को हमने वक्रता केंद्र की ओर आपतित करा है। चूंकि वक्रता केंद्र की ओर आपतित करा रहे हैं, तो ये प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग पर काट जाएंगे। तो एक प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात इधर गई, दूसरी वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात इधर गई, क्या ये आगे बढ़ाने पर काटेंगी? बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर कहाँ काट रही है? ये P व F के मध्य। ये आपका प्रतिबिंब बन गया है ना, P और F के मध्य काट रही है, तो प्रतिबिंब का बना P व F के मध्य, और बिंब से कैसा बना? छोटा बना। और कैसा बना? सीधा बना, तो आभासी है। दूसरी बात आपको एक ये याद रखनी है कि जैसे जैसे आप बिंब को दर्पण के, उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर लाएंगे, किसकी ओर लाएंगे? ध्रुव की ओर लाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा, लेकिन आकार बिंब से छोटा रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा लेकिन बिंब से छोटा ही रहेगा, और सदैव कहां बनेगा? P व F के मध्य।